तो आइए जी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ड्राफ्ट जो है 75 पेज का जो इंग्लिश में दिया गया है, उसमें टोटल 13 चैप्टर है। उस 13 चैप्टर के जो चैप्टर 2 की वीडियो मैं पहले कल और परसों आ चुकी है, और आज जो है तीसरा दिन है। इसमें चैप्टर 3 जो एनरोलमेंट के बारे में बताया गई है, चैप्टर 3 सेशन में हम लोग जानेंगे कि चैप्टर 3 में कि कौन व्यक्ति के लिए कौन सा फॉर्म अप्लाई करना होगा, कौन व्यक्ति जैसे कि जो 31 मार्च 2025 से पहले के जो व्यक्ति एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं वो लोग कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे, 1 अप्रैल 2025 के बाद जो ज्वाइनिंग करेंगे वो लोग कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो लोग ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं वो लोग कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो लोग डेथ कर चुके हैं वो उनके स्पाउस कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो इस सभी बिंदुओं पर आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जो ड्राफ्ट और गाइडलाइन है वो 75 पेज की है। उस 75 पेज में टोटल 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर का तीसरा चैप्टर जो शुरू हुआ है, और बाकी जितने भी चैप्टर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बेंचमार्क, कॉर्पस, यूनिफाइड, जितना भी कंप्लीट सारी चीज़ आने प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में उस पर कंप्लीट सारी वीडियो बनाई गई है आपकी यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे, और वहाँ पे जा करके उन सभी चीज़ों पे आपको देखेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से वो चीज़ें इंप्लीमेंट होने वाली है। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और जो भी प्रॉब्लम होती है, अगर कोई क्वेश्चनिंग है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इस कमेंट में आपके एक एक क्वेश्चन को हमने रीड करते हैं और उसको रिप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं कि चैप्टर 3 में जो एनरोलमेंट के बारे में बताया गया है कि कैसे उसमें एनरोल करेंगे, यूपीएस में एनरोल कैसे करेंगे। जो अगर अभी एनपीएस में है, चूँकि चैप्टर जो 2 है उसमें आप देखे होंगे कि कौन कौन लोग एनपीएस में कौन कौन व्यक्ति यूपीएस में जा सकते हैं, यूपीएस की योग्य कौन कौन होंगे। तो जो लोग भी यूपीएस की योग्य है, यूपीएस के पात्र हैं, वो लोग यूपीएस में जाने के लिए, ट्रांसफ़र होने के लिए कौन से फॉर्म अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, वो सभी बिंदुओं पर इस चैप्टर में चर्चा की गई है। तो पहला पॉइंट है एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग और नामांकन। क्लियर कह रहे कि व्यक्ति विनियम 3 के अंतर्गत पात्र व्यक्ति निम्नलिखित तरीके से एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कवर होने का विकल्प चुन सकेंगे। जितने भी पात्र होंगे, जो चैप्टर, अगर कौन कौन व्यक्ति पात्र हैं, हमारे जाके प्लेलिस्ट में चैप्टर 2 की वीडियो देख लेंगे, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इसमें जो लोग पात्र होंगे वो लोग कौन कौन सी फॉर्म अप्लाई करेंगे, जरा उन पे में चर्चा कर लेते हैं। करेक्ट ए नंबर है मौजूदा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं या इसके हकदार हैं, केंद्रीय सरकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर इन विनियमों के अनुसार एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे विकल्प का प्रयोग करने के लिए अनुसूची 1 के फॉर्म A2 से संबंधित कार्यालय प्रमुख को आवेदन प्रस्तुत। जो भी आपके कार्यालय प्रमुख होंगे, वो जो है, जो लोग भी 31 मार्च 2025 से पहले जो है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, वो लोग जो है, अगर और एनपीएस में है, वो लोग जो है फॉर्म अप्लाई, वो लोग यूपीएस में ट्रांसफ़र होने के लिए कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे, आपका अनुसूची 1 के फॉर्म A2 फॉर्म अप्लाई करेंगे। 1 अप्रैल 2025 के बाद जितने लोग भी ज्वाइनिंग करेंगे, बी में क्या कह रहा है कि 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले नए भर्ती हुए कर्मचारी सेवा में शामिल होने के तुरंत बाद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर इन नियमों के अनुसार एकीकृत पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अनुसूची 1 के फॉर्म ए से संबंधित कार्यालय प्रमुख का आवेदन प्रस्तुत करेंगे। यानी जो लोग भी 1 अप्रैल 2025 के बाद जो ज्वाइनिंग करेंगे, वो लोग कौन सी फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो फॉर्म ए में जा करके किसको, कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करेंगे। 1 अप्रैल 2025 के बाद जो ज्वाइनिंग करेंगे वो। आगे जो दिया हुआ है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो चुके हैं और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते थे, राष्ट्रीय एनपीएस में आते थे, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी समय सीमा के भीतर अनुसूची 1 के जो शेड्यूल 1 के फॉर्म B1 है, और कौन कौन सा फॉर्म है, कितने प्रकार के फॉर्म है, इस कंप्लीट इस पे भी एक वीडियो बनाया जा चुका है कि फॉर्म कौन कौन से हैं, कौन कौन से फॉर्म में है, किसको अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्म किसके लिए बनाया गया, उस सभी पे टॉपिक पे वीडियो बनाया जा चुका है। हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उस चीज़ को, वीडियो को देख लेंगे जरूर। को एकीकृत पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे जब ऐसे लाभ विनियम 28 के तहत निर्दिष्ट तरीके से दे और भुगतान योग्य हो जाते हैं। इसके अलावा फॉर्म B1 यूपीएस ग्राहक के संबंध में लागू होगा जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं या स्वैच्छिक रूप से
सेवानिवृत्त हो रहे हैं या मौलिक नियम 56 के तहत यानी किसी भी प्रकार से अगर वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वो उनके लिए है कि वो लोग जो है कौन से फॉर्म B1 को अप्लाई करेंगे। 2 में है कि मृत के केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, यानी कोई व्यक्ति अगर इन सर्विस में रहते हुए या रिटायरमेंट के बाद अगर वो डेथ कर चुका है, तो आपको पता है कि यूपीएस के तहत जो है उसको जितनी पेंशन की राशि, चूँकि 50% पेंशन किनको मिले, अगर 25 साल की नौकरी अगर आप कर चुके हैं तो 50% अंतिम सैलरी का 50% पेंशन मिलेगी। लेकिन यदि आप डेथ कर चुके हैं तो उसके स्पाउस को 60% पेंशन मिलता है। तो जो लोग भी 60% पेंशन के हकदार हैं, जो लोग डेथ कर चुके हैं, उनकी जो स्पाउस होंगी, वो लोग स्पाउस जो है प्रपत्र B2 में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करेंगे। यानी अनुसूची 1 का जो प्रपत्र 2 है, यानी फॉर्म नंबर B2 है, वो फॉर्म अप्लाई करेंगे और कहाँ पे जमा करेंगे? आपके कार्यालय प्रमुख को जमा करेंगे। क्लियर? यही सारी चीजें इसमें दिया गया है। अगला देखते हैं 3 में कह रहे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, सरकार के कर्मचारी जिनमें सेवानिवृत्त या अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारी, मृतक सेवानिवृत्त कर्मचारी के विधिक रूप से विवाहित पति या पत्नी सम्मिलित हैं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर विकल्प का चयन नहीं करते हैं, तो यह माना जाएगा कि उन्होंने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत बने रहने का विकल्प चुना है। यानी बहुत सारे इसमें सीधे सीधे 3 नंबर में ये बहुत बड़ा पॉइंट ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति एक समय, सरकार आपको एक टाइम लिमिटेशन देगी कि इतने दिन के अंदर में आप अपना यूपीएस में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ट्रांसफ़र के लिए कौन कौन सा फॉर्म अप्लाई करना है, किनको करना है, उसी टॉपिक पे ये बनाया गया है। उस टॉपिक में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि कौन से फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म टोटल जिसमें 6 प्रकार के, टोटल 6 प्रकार के फॉर्म कौन किसके लिए, जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फॉर्म अप्लाई समय सीमा के भीतर नहीं कर पाता है यूपीएस में, तो उसको भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार जो इस चीज़ को मान लेगी कि आप एनपीएस में बने रहना चाहते हैं, अब आपको यूपीएस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तो उसको एनपीएस में ही उसको क्या कंटिन्यू रखेगी सरकार, उसको यूपीएस में जाने के लिए बाध्य नहीं करेगी। अगला है 4 में कि विकल्प का प्रयोग फॉर्म A1, A2, B1 और B2 में किया जाएगा, जैसा भी लागू हो। इसे केंद्र सरकार के कर्मचारी या कानूनी रूप से देखेंगे, इसे विवाहित पति पत्नी द्वारा जैसा भी मामला हो कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाएगा। इसे स्वीकार करेगा, प्राप्ति की तारीख बताते हुए उस पर प्रति हस्ताक्षर करेना, सभी सूचना का सत्यापित करने के बाद इस सेवा पुस्तिका में दर्ज करेगा। कार्यालय प्रमुख सत्यापित फॉर्म की प्रति प्राप्ति की तारीख से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आहरण एवं संवितरण अधिकारी को भेजेगा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी फॉर्म की प्राप्ति को संसाधित करेगा और इस प्राप्ति की तारीख से केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर वेतन एवं लेखा अधिकारी या चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अग्रेसित करेगा। वेतन एवं लेखा अधिकारी या चेक आहरण एवं वितरण अधिकारी जैसा भी मामला हो इसमें क्या है कि आपको जो नियम बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति फॉर्म अप्लाई कर देगा, आपका टोटल A1, A2, B1 और B2, चूँकि C, D और E जो है वो अधिकारियों के लिए है, तो वो लोग क्या करेंगे कि जितने लोग भी फॉर्म अप्लाई कर देंगे, तो आप जब फॉर्म अप्लाई करें कार्यालय प्रमुख को देंगे, तो कार्यालय प्रमुख जो अपने ऊंचे वाले अधिकारी को देंगे, फिर उस तरह से एक समय सीमा के भीतर वो अपने ऊंचे अधिकारी को देंगे, फिर उस समय सीमा के अंदर जो बनाया गया है जिन अधिकारियों को, ऐसे करते 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 कहाँ तक पहुँचा देना है उसको, जो भी सरकार का अपना PFRDA जो है वहाँ तक पहुँचा देना है। तो एक समय सीमा के भीतर इसी के बारे में चर्चा किया गया है कि कितने समय सीमा के भीतर और कौन कौन सा, चूंकि कौन अधिकारी कौन C, D और E जो है कौन व्यक्ति कौन सा फॉर्म भरेंगे, वो सभी बिंदुओं पे इस टॉपिक में है। अगला 5 है कार्यालय प्रमुख ये सुनिश्चित करेंगे कि अपेक्षित ग्राहक विवरण वाले ऐसे फॉर्म इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त किए जाए, सेवा पुस्तिका के अनुसार विधिवत सत्यापित किए जाए और केंद्रीय अभिलेख एजेंसी की प्रणाली में आगे की प्रक्रिया के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी के माध्यम से वेतन एवं लेखा अधिकारी को भेजे जाए। इसके अलावा यूपीएस ग्राहक के रोजगार विवरण, बैंक विवरण, सिस्टम में KYC सहित व्यक्तिगत विवरण में अपडेट के लिए किसी भी अनुरोध को भी सेवा पुस्तिका के अनुसार कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
या केंद्रीय अभिलेख एजेंसी की प्रणाली से आगे की प्रक्रिया के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी के माध्यम से वेतन एवं लेखा अधिकारी को भेजा। यानी किसी भी प्रकार की आपको अपडेशन होगा, आपकी किसी भी प्रकार की जो बैंक विवरण होगा, सिस्टम में केवाईसी होगा, रोजगार विवरण होगा, कंप्लीट जो डिटेल्स है वो आपके कार्यालय प्रमुख जो है एक समय सीमा के भीतर जो अपने कर्मचारियों को आदेश देंगे, एक पत्र जारी करेंगे कि इतने समय सीमा के भीतर ये सारी चीज़ें करेंगे। और उसके लिए जो भी आपके अधिकारी हैं, जो आपको कार्यालय प्रमुख है, किसी न किसी अधिकारी को इसके लिए नियुक्त करेंगे कि इन सारी कामों को देखा जाएगा। तो ये सभी चीज़ों में यही चीज़ें बताया गया कि कार्यालय प्रमुख को ही पास ही जमा करना है और कार्यालय प्रमुख ही सारी चीज़ों को देखेंगे, फिर वो प्रति हस्ताक्षरित करके अपने आगे के अधिकारियों को भेजेंगे। और ये कई स्टेप इस तरीके से बनाया गया है और धीरे धीरे एक समय सीमा के अंदर ये सारी चीज़ें कंप्लीट या प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अगला है, प्रत्येक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अधिवर्षिता से 6 महीना पहले अनुसूची 1 के फॉर्म डी में सेवा अभिलेखों के अनुसार अपने कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी का विवरण कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करेगा। यदि कोई भी व्यक्ति अधिवर्षिता का मतलब होता है कि जब आप रिटायर होने, जब आपकी एज कंप्लीट होने वाली है, जब आपकी नौकरी, जब आपको अंतिम वर्ष होने वाली है, उसके 6 महीना पहले आप अपने लीगली रूप से किसी स्पाउस को नॉमिनेट करना होगा। नॉमिनेशन जो नॉमिनी बनाया जाता है, अगर मान लीजिए आपकी पत्नी डेथ कर चुकी है तो आपको 6 महीना पहले किसी न किसी को अपनी पत्नी शादी करना होगा लीगली, और स्पाउस बना करके आपको वहाँ पे पति या पत्नी जो भी स्पाउस होंगे, क्योंकि पत्नी होगी तो पति को डालना होगा, पति होंगे तो पत्नी को डालना पड़ेगा। तो 6 महीना पहले जो है अपना नॉमिनी वहाँ पे ले जा करके डालेंगे कि उनको पेंशन मिलेगा, और वो चीज़ें जो भी प्रक्रिया आगे की होगी, जो भी उसके लिए फंड जो होगा नॉमिनी के लिए, वो सारी चीज़ें नहीं 6 महीना पहले तक उसको वहाँ पे बता देना होगा कि हमारी नॉमिनी ये होंगी। कार्यालय प्रमुख सेवा अभिलेखों से विवरणों का सत्यापन करेगा और केंद्रीय अभिलेखापाल एजेंसी की प्रणाली में आगे की प्रक्रिया के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी के माध्यम से वेतन एवं लेखा अधिकारी को सूचना प्रमाणित करके भेजेगा। एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सुनिश्चित भुगतान जारी रखने के लिए अनुसूची 1 के फॉर्म ई में वर्ष में एक बार नवंबर माह में केंद्रीय रिकॉर्ड एजेंसी को वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी फॉर्म ई जो है प्रत्येक साल नवंबर माह में जीवन प्रमाण की व्यक्ति जो कोई कर्मचारी है वो है कि नहीं, जैसे केवाईसी बैंक में क्यों होता है कि कोई व्यक्ति अभी जिंदा है कि नहीं है, डेथ तो नहीं कर चुका और बैंक को नहीं पता है, उसी तरीके से प्रत्येक जीवन प्रमाण पत्र हमें हर प्रत्येक वर्ष के नवंबर माह में आपको जारी किया जाएगा कि कर्मचारी वो जीवित है या नहीं। बहुत सारे कर्मचारी क्या होते हैं कि मान लीजिए सिंगल हैं, वो डेथ कर चुके हैं, उनके जो स्पाउस है उनको नहीं जानकारी वहाँ पर सूचित नहीं कर पाए, जिसके कारण वहाँ पर भी सारी चीज़ें हो पाती है यूपीएस में। एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकन तथा नोडल कार्यालयों द्वारा अपनाई जाने वाली समय सीमा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। अगला है अस्थायी स्वनिवृत्ति, देखेंगे। हाँ चलिए एक पेज, अस्थायी स्वनिवृत्ति खाता संख्या प्रान करें कि जिस तरह से आप लोगों ने एनपीएस अकाउंट बनाए होंगे तो उसमें आप परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो है अस्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या जो प्रान नंबर जारी किया गया था, तो कह रहा है कि जो विनियमन के उप विनियमन 1 के खंड बी के अंतर्गत आने वाले अभिदाता को एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अभिदाता पंजीकरण फॉर्म A1 के साथ प्रस्तुत करना होगा। ऐसे यूपीएस अभिदाता को एक पहचान योग्य यूपीएस अस्थायी स्वनिवृत्ति खाता संख्या आवंटित की जाएगी। यानी जो आप लोगों को एनपीएस में प्रान नंबर मिला था उसी तरीके से आपको यूपीएस में भी एक अलग प्रान नंबर जनरेट किया जाएगा जो आपकी पहचान बनेगी, और वो सारी आपकी जितनी भी आइडेंटिटी है, जो आपकी जितनी विवरण है, जितनी डिटेल्स है आपकी जॉब से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें उसी प्रान नंबर के तहत रजिस्टर्ड रहेगी। इन विनियमों के विनियम के उप विनियम के खंड 1 के अंतर्गत आने वाली यूपीएस उपभोक्ता की व्यक्तिगत निधि एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने पर एकीकृत पेंशन योजना के लिए प्रान में स्थानांतरित कर दी जाएगी। कह रहा है कि इन नियमों के विनियम के उप विनियम खंड 1 के अंतर्गत आने वाले यूपीएस उपभोक्ता की व्यक्तिगत निधि एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प चुनने पर, यानी कहने का मतलब ये बहुत बड़ी टॉपिक है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें ये सीधे सीधे कहा गया
कि जैसे ही आप यूपीएस के प्राण आपका जनरेट होगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आप ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपकी यूपीएस का अलग से प्राण नंबर जनरेट होगा। जैसे ही प्राण नंबर जनरेट, तो एनपीएस में जितने भी आपके इंडिविजुअल कॉर्पस आपकी यानी एम्प्लॉयर फंड बना हुआ है, जितना भी फंड अभी तक जमा हुआ है, वो सारे फंड जो है यूपीएस के प्राण नंबर के तहत यूपीएस में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी इसका यही कहना है 2 नंबर में। अगला है, विनियम के प्रायोजन के लिए केंद्रीय अभिलेखापाल एजेंसी, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी अभिदाता द्वारा यूपीएस का विकल्प चुनने की सूचना पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके से और समय सीमा के भीतर इंडिविजुअल कॉर्पस के हस्तांतरण की प्रक्रिया करेगी। यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी जो है, केंद्रीय अभिलेखापाल एजेंसी जो है, वो एनपीएस से यूपीएस में, एनपीएस में जितना भी आपका फंड अभी तक इकट्ठा हुआ है, जितना भी जमा हुआ है, वो जो एक समय सीमा के भीतर जो है इंडिविजुअल कॉर्पस के हस्तांतरित, इंडिविजुअल कॉर्पस में ले जाके डाल देंगे। क्योंकि आपको पता है कि कॉर्पस जो है टोटल 3 प्रकार के बनाए गए हैं यूपीएस में। इंडिविजुअल कॉर्पस जो बनाया गया, पूल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस। तो इंडिविजुअल कॉर्पस में ले जा करके डाल देगी। इंडिविजुअल कॉर्पस, पूल कॉर्पस, बेंचमार्क कॉर्पस क्या है, इस पर बहुत एक अच्छी एक बेहतरीन वीडियो बनाई जा चुकी है, आप जाके प्लेलिस्ट में उस चीज़ को देख लेंगे। आगे, यूपीएस सब्सक्राइबर इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय नागरिक मॉडल के अंतर्गत स्वैच्छिक आधार पर एनपीएस के अंतर्गत भी खाता खोल सकते हैं। कह रहे कि यूपीएस सब्सक्राइबर इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय मॉडल के अंतर्गत स्वैच्छिक आधार पर एनपीएस के अंतर्गत की, ऐसा नहीं है कि आप अगर एनपीएस से यूपीएस में चले गए तो अब आप एनपीएस से, हाँ बिल्कुल, जो आपके गवर्नमेंट का फंड वाला, गवर्नमेंट नौकरी वाला जो आपको जमा हुआ था, वो चीज़ें जरूर अकाउंट बंद हो जाएगी, लेकिन वो वाला अकाउंट जो आप अलग से के एनपीएस में ऑलरेडी अकाउंट बना सकते हैं, आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है और वहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में ये इतना ही तक था। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जितना कम समय में आपकी वीडियो को आपके पास तक पहुँचा सकूँ। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, अगर कोई क्वेश्चनिंग हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को जरूर डालिएगा। तो आज ये चैप्टर 3 चल रहा था, इसी तरह चैप्टर 4, 5, इसी तरह हम चैप्टर 13 तक चलेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद साथी।